बच्चों, तो हम लोग आज 30 मिनट्स के अंदर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को पूरे चैप्टर को यहाँ पे करने वाले हैं। ध्यान से शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कोई भी टॉपिक आपसे स्किप ना कर जाए। वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूँ अरविंद सर। अरविंद एकेडमी चैनल को सुपर इजी फिजिक्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे सरल फिजिक्स अरविंद सर के साथ अरविंद एकेडमी पर। आइए शुरू करते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन 30 मिनट्स के अंदर। कई बच्चों को रहता है कि जो आप पढ़ा रहे हैं सर, उसका उनको पीडीएफ मिल जाए तो पढ़ाई आसान हो जाएगी। तो आप आराम से पीडीएफ ले सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप को। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको क्लास 11 फ्री पीडीएफ नोट्स दिखेंगे। यहाँ पर जो भी पीडीएफ इसके अंदर है बेटा, सब की सब अनलॉक है, यानी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपके लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल बना दिया है, जहां पर आपको गाइडेंस और अपडेट्स देता हूं, जिससे कि जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका 100% 100% रिजल्ट आपको मिल सके। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्लास 11 फिजिक्स के लिए मैंने श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये पिछले 10 साल के ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है बेटा, और साथ में 25 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें लगा हुआ है। तो और अच्छी बात क्या है ना, कि पर चैप्टर पे 20 से 25 क्वेश्चन ही है केवल, यानी आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। फुली सॉल्व्ड है, सोल्यूशन के लिए भटकना नहीं, 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। और खुशखबरी क्या है कि मैंने इस शॉर्ट क्वेश्चन में एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस क्लास 11 फिजिक्स की पूरी बुक के एक्सरसाइज के जो भी सवाल हैं, एग्जाम्पल जो भी हैं, सबका वीडियो रिकॉर्डिंग करके इसमें दे दिया है सुपर इजी लैंग्वेज में। तो आप अगर थोड़ी मेहनत करने को तैयार हैं तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए, और एनसीईआरटी पे भी थोड़ा ध्यान दे देंगे, एक्सरसाइज एग्जांपल्स पे, तो शानदार रिजल्ट आपका आना पक्का है। श्योर शॉर्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। लेकर अपने रिजल्ट को श्योर शॉर्ट बना दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, जिस वजह से वीडियो बन रहा है, यानी पढ़ाई को। जो टेम्परेचर और हीट, देखिए टेम्परेचर और हीट जो होता है, दो बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, मिलाइएगा नहीं। टेम्परेचर होता है रिलेटिव मेजर, किसी चीज की गर्माहट, हॉटनेस या कोल्डनेस का, कोई चीज कितनी गर्म है या ठंडी है, इसको बताता है रिलेटिव मेजरमेंट। हीट क्या होता है? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। हीट इज ए एनर्जी और टेम्परेचर है रिलेटिव मेजर है, ये हॉटनेस या कोल्डनेस का। अब फिजिक्स में जिस ब्रांच में हम मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर करने की स्टडी करते हैं, यानी टेम्परेचर को कैसे नापा जाए उसकी स्टडी करते हैं, वो ब्रांच होती है फिजिक्स की थर्मोमेट्री। और जिस डिवाइस से हम नापते हैं उसे बोलते हैं थर्मोमीटर। आपने देखा होगा कि कभी आपको बुखार आया हो या किसी और का आया हो, तो थर्मोमीटर से आप नाप लेते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर, कि भाई 101 डिग्री है या 102 डिग्री है, जैसा भी है। तो वो थर्मोमीटर वही है। थर्मोमीटर क्या करता है? टेम्परेचर को नापने के काम आता है। और जो फिजिक्स में जहां पे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की स्टडी करते हैं, वो थर्मोमीट्री हो जाता है। अब थर्मोमीटर की जो स्केल होती है, वो 4 प्रकार की होती है। पहली होती है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में क्या होता है, ये देखिए, उसका जो आइस पॉइंट है, जहां पे बर्फ जमती है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड उस पर मार्किंग होती है, और उसका टॉप वाले पॉइंट पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड की मार्किंग होती है, बीच में 100 डिविजन होते हैं। दूसरी की स्केल होती है फॉरेनहाइट स्केल। हम जो टेम्परेचर अपनी बॉडी का नापते हैं, वो फॉरेनहाइट में निकलता है वहां पे। तो फॉरेनहाइट की बात करें तो उसका लोएस्ट टेम्परेचर आइस पॉइंट को 32 फॉरेनहाइट, और जो टॉप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 212 डिग्री फॉरेनहाइट पे रखते हैं। इसके बीच में 180 डिविजन होते हैं फॉरेनहाइट टेम्परेचर पे। अगली बात, र्यूमर स्केल की बात करें तो इसका जो 0 र्यूमर रखते हैं लोअर फिक्स पॉइंट, और अपर फिक्स पॉइंट होता है 80 र्यूमर, जो कि 80 इक्वल पॉइंट्स होते हैं। कैल्विन वाले की बात करें तो जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो 273.15 कैल्विन होता है, और जो अपर पॉइंट होता है, टॉप वाला पॉइंट, वो 373.15 होता है। 100 डिविजन्स होते हैं, और एसआई के लिए टेम्परेचर की यूनिट केल्विन ही होती है। तो ये बताने का मकसद ये था कि 4 प्रकार की थर्मोमेट्रिक स्केल्स आपके पास होती हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, फॉरेनहाइट और र्यूमर एंड केल्विन स्केल। इसकी भी जानकारी रखिएगा। अब एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर स्केल में कैसे चेंज करते हैं, तो इस रिलेशन को याद कर लीजिए। कभी कभी न्यूमेरिकल आता है भाई, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में तो TC/5, TF-32/9, ये फॉरेनहाइट में, ये र्यूमर स्केल में, ये केल्विन स्केल में। तो ये आपका रिलेशन बड़ा काम आएगा जब एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे टेम्परेचर स्केल में फिगर को आप बदल रहे होंगे। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। क्या करते हैं, हमें ग्राफ खींचते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में,
और जो ग्राफ जहां तक गैसेस का हम ला पाते हैं वो ग्राफ खींच लेते हैं। उसके बाद हम एक्सट्रापोलेट कर देते हैं। इसको एक्सट्रापोलेट करने का मतलब उसी डाटा को उसी ग्राफ के हिसाब से आगे बढ़ा देना। तो ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम क्या देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस जीरो हो जाता है। तो ये वो टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, प्रेशर जीरो हो जाएगा। जो भी मोशन है, मॉलिक्यूलर मोशन, वो पूरी तरह गैस के खत्म हो जाते हैं, स्टॉप कर जाते हैं। ऐसे ही को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो क्या है? जहां पर मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द गैस पूरा स्टॉप कर जाए। नो वॉल्यूम, जीरो प्रेशर, इसको एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। ये आपसे पूछा भी जा सकता है। अब इसी एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर जो कि केल्विन साहब थे, इसी एब्सोल्यूट जीरो से नई स्केल उन्होंने डेवलप कर दी थी। उन्होंने कहा कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को हम जीरो केल्विन पकड़ लेंगे, और पकड़ के यहां पर एक रिलेशन दे दिया। अगर केल्विन को या डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है तो टीके यानी केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में रखिए 273.15 से। ये रिलेशनशिप आप याद रखिएगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के काम आएगी। एक पॉइंट होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? ये वो एक टेम्परेचर और प्रेशर का कॉम्बिनेशन होता है जहां पर वाटर की तीनों स्टेट मिलती हैं। तीनों स्टेट मतलब लिक्विड भी मिलेगा, सॉलिड आइस भी मिलेगी, और साथ में वहां से भाप निकलती भी दिखी होगी। आपने बर्फ देखा होगा कई बार, तो बर्फ देखने में एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है कि बर्फ का टुकड़ा भी दिखता है, थोड़ा पानी भी उसके आसपास दिखता है, और भाप भी निकलते दिखती है। तो एक पेकुलियर पॉइंट वो क्या होता है? कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको ये, और विद प्रेशर भी बताना जरूरी है, 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये दो चीज हाईलाइट जब कर देते हो तो तीनों स्टेट ऑफ वाटर दिखती है, आइस, वाटर एंड वेपर। तो इस पॉइंट को हमेशा केवल आप टेम्परेचर ना बताइएगा, टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी बताना जरूरी, क्योंकि प्रेशर बदल देने पर मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। तो ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, यानी तीनों स्टेट जहां पर आपको मिल जाए 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड एट 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर के ऊपर। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? जब किसी बॉडी को हीट करते हैं तो ड्यू टू हीटिंग उसका जो होता है थर्मल एक्सपेंशन या साइज बदल जाता है, साइज बढ़ जाता है नॉर्मली, तो उसे बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ये थर्मल एक्सपेंशन मोटे तौर पे तीन प्रकार के हमें समझने होते हैं। पहला लीनियर एक्सपेंशन, अगर कोई लेंथ वाली एक रॉड है, छड़ है, उसको गर्म करोगे लेंथ बढ़ जाएगी, तो लीनियर एक्सपेंशन। सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन बोलते हैं, कोई चादर है, लैमिना है, उसको गर्म करोगे तो एरिया एक्सपैंड कर जाएगा, तो एरियल। और कोई क्यूब है तो उसका क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर या हीट देने पर वो वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाता। तो लीनियर एक्सपेंशन, एरियल या सुपरफिशियल, और क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, तीन तरह के एक्सपेंशन हो गए। अब इसका फॉर्मूला कि कितना एक्सपैंड करेगा, तो ये फॉर्मूला याद रखिए कि अगर डेल्टा टी का आप डिफरेंस दे देते हैं तो नई वाली लेंथ मिल जाती है एल डैश। तो एल डैश इज इक्वल टू एल 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। और यहां अल्फा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये अल्फा इज इक्वल टू एल डैश माइनस, इसी फॉर्मूले से ये निकाला गया है, तो ये हो जाएगा एल डैश माइनस एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, या लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। यहां पर आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन लिखिए, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये कुछ नहीं होता है, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर डेल्टा एल अपॉन एल कितना आ रहा है, दैट इज अल्फा। अल्फा की जो यूनिट होगी डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री केल्विन हो जाएगी। तो ये बात लीनियर एक्सपेंशन के लिए अल्फा हो गया। जब आप सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात करते हैं, वही अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहां पे तो भाई एरिया बदल रहा है ना, ये इतने बड़े से इतना बड़ा हो गई है, ये तो वहां है बिल्कुल वही चीज। तो इसे कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन बोलते हैं, वही सिमिलर चीज। एस डैश या ए डैश लिख दीजिए, S1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, और यहां पर बीटा की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह डेल्टा एस अपॉन एस इंटू डेल्टा टी, वही चीज हो गई कि चेंज इन या एक्सपेंशन इन एरिया विद पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। बात खत्म। ये डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन में आ जाएगा। वही चक्कर हो जाता है क्यूबिकल एक्सपेंशन में, तो V डैश इज इक्वल टू V1 प्लस गामा डेल्टा टी। और फॉर्मूला देखिए, गामा लिखते हैं इसके लिए, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। और उसी तरह से इसको डिफाइन कर दीजिए। इसका भी जो यूनिट है पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन आता है। तो अल्फा बीटा गामा लीनियर, सुपरफिशियल या एरियल, और क्यूबिकल या
वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल होगा। तीनों में जो रेशियो होता है 1:2:3 का होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार इसको पूछते हैं। एल तो यहां से आप देखेंगे बीटा बराबर 2 अल्फा आ जाएगा, गामा बराबर 3 अल्फा आ जाएगा, मोटा मोटा ये रिलेशनशिप कायम रहती है। अल्फा बीटा गामा में 1:2:3 का आपको रेशियो मिलेगा। अब हम डेंसिटी की, कभी कभी डेंसिटी पे सवाल आते हैं, तो डेंसिटी में यहां पे आता है माइनस, ध्यान रखना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी यहां पे देख रहे हैं ना, नई वाली टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगी, दूर दूर हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो रो डैश इजकल टू रो, ये डेंसिटी है नई वाली, 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। तो डेंसिटी का ये रिलेशन आप पकड़ के रखिए। अब एनालोमस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये एनालोमस का मतलब होता है, हिंदी का मतलब नियम विरुद्ध, जो नियम है उसके खिलाफ जाना। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली किसी भी मटेरियल का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन वाटर के केस में थोड़ा अलग बिहेवियर होता है। देखिए ये वॉल्यूम है, यहां पर वी का ग्राफ है और यहां टेम्परेचर का ग्राफ है। जीरो से शुरू किए तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम पहले घटता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनिमम वॉल्यूम हो जाता है। फिर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है। तो ये जो बिहेवियर है ये अजीबोगरीब बिहेवियर है, और प्रकृति ने, नेचर ने, गॉड ने ये नेचर इसलिए दिया है, जैसे कि इसलिए दिया है, खास बात कि जो एक्वाटिक लाइफ है, यानी समुद्र में, नदियों में जो जल के अंदर पानी, मछली रहती है, पेड़ पौधे रहते हैं, वो सुरक्षित रह सके। वरना जब बर्फ जमेगी तो सब खत्म हो जाएंगे भाई। बर्फ में जम जाएगी, मछली चल ही नहीं पाएगी, खाई नहीं पाएगी, तो 15-20 दिन में जाएगी मर। तो इसलिए बच भी जाते हैं इस एनालोमस बिहेवियर से। तो आप समझे एनालोमस बिहेवियर क्या है? टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम का पहले घटना फिर बढ़ना, दिस इज नियम विरुद्ध बिहेवियर। तो यहां पर वॉल्यूम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिनिमम होता है, और डेंसिटी, ये डेंसिटी है, ये रो है, ये डेंसिटी है, और ये डेंसिटी देखिए लिखा है, और ये टेम्परेचर, डेंसिटी यहां पर मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब क्या हो जाए, एक्वाटिक लाइफ की बात करें तो जब यहाँ पर ठंडा मौसम होता है, बाहर जैसे डल झील वगैरह जम जाती है ना कश्मीर में, वहां पर जब जम जाती है तो लोग बर्फ के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उसी के नीचे चले जाएंगे तो मछली तैरती हुई दिखेंगी आपको। कमाल है ये। क्यों? क्योंकि यहां पर जब मान लीजिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो ये जो सरफेस है पानी की वो बर्फ बन जाएगी, और इसके आसपास का भी जो पानी है वो भी, उसका टेम्परेचर घटना शुरू हो जाएगा। तो घटते घटते जैसे ही 4 डिग्री पहुंचेगा, 4 डिग्री की डेंसिटी ज्यादा है, तो डेंसिटी ज्यादा होने से ये बॉटम में चला जाएगा। ब्रायोगेंसी वाला आप जानते हैं, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे चला जाता है, और ये 4 डिग्री पर नीचे ही रहेगा, बाकी का टेम्परेचर कम होता जाएगा, और यहां पर 4 डिग्री वाला ऊपर नहीं आएगा। तो 4 डिग्री पे तो पानी मिलता है, यहां मछली और पौधे टहलते मिलेंगे, ऊपर ये बर्फ की लेयर जम जाएगी जहां पे लोग क्रिकेट खेलेंगे। ये एनालोमस बिहेवियर है, जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ जो आप बोलते हो वो सुरक्षित रहती है। बड़ा कमाल की बात है, नेचर हमारा कमाल का है। अच्छा, हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी मटेरियल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना आप हीट सप्लाई करते हो वही कहलाता है स्पेसिफिक हीट, या हीट कैपेसिटी की बात कर लीजिए। हीट कैपेसिटी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, 1 डिग्री टेम्परेचर का राइज करने के लिए जितना हीट आप सप्लाई कर रहे हो, कैपिटल एस से दिखाया है हीट कैपेसिटी को। अब आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? बस हीट कैपेसिटी में यूनिट मास लगा दीजिए बस। तो अगर आप यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए जितनी हीट देंगे वो आ जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्मॉल एस से एनसीईआरटी में रिप्रेजेंट किया गया, कुछ किताबों में सी से भी करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी वाला पकड़ो, ज्यादा समझ में आता है। तो ये स्मॉल एस है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड कर दिया, यानी डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। और किसी भी एम मास का टेम्परेचर अगर डेल्टा टी चेंज करना है तो आपको कितना हीट देना पड़ेगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी के बराबर। फर्स्ट क्लास, ये स्पेसिफिक हीट आप समझ गए। अब मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? एक मोल का 1 डिग्री बढ़ाने, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट सप्लाई करोगे वो होती है मोलर स्पेसिफिक हीट। इसको हम कैपिटल सी से दिखाते हैं कि एस अपॉन एन है। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो डेल्टा क्यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी, इसको याद रखिए, कैपिटल सी है मोलर स्पेसिफिक हीट। एक मोल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट लगने वाली है। और अगर एन मोल्स का आपको डेल्टा टी चेंज करना है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला बन जाएगा, पकड़ के रखिएगा। अब ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट्स होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं, सीपी एंड सीवी। सीपी है
मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और सीवीए एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अलग अलग हीट चाहिए होती है 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करने के लिए। हमेशा सीपी की वैल्यू सीवी से बड़ी होती है, ये पकड़ के रखिएगा, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। क्योंकि ये जो सीपी बड़ी इसलिए होती है क्योंकि जब कांस्टेंट प्रेशर पे आप काम करते हो तो उसका दो पार्ट में एनर्जी की खपत होती है, एक तो वॉल्यूम बढ़ाने में वर्क डन और दूसरा टेम्परेचर बढ़ाने में, इसलिए ज्यादा हीट लग जाती है। जब आप सीवी की बात करते हो तो क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई वर्क डन नहीं होता तो पूरी हीट कहां लग जाती है, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। इसलिए सीवी हमेशा सीपी से कम होगा या सीपी सीवी से बड़ा होगा, इसको याद रखिएगा। लॉजिक भी मैंने बता दिया ऐसा क्यों होता है। अब कैलोरीमीट्री की बात करते हैं। कैलोरीमीट्री क्या होता है, जहां पर मेजरमेंट ऑफ हीट करते हो उसे बोलते हो कैलोरीमीट्री। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर थर्मोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ हीट कैलोरीमेट्री। और ये कैलोरीमेट्री का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। जितना हीट गेन होगी उतनी ही हीट लॉस्ट हो जाएगी, दोनों बात बराबर हो जाएगी। और ये कैलोरीमीटर आप देख ही रहे होंगे, आपने हो सकता है इस पे एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। ये कैलोरीमीटर एक वुडन बॉक्स होता है, ये देखिए वुडन बॉक्स है लकड़ी का, नॉन कंडक्टिंग। उसके अंदर एक कॉपर वेसल होती है, कंडक्टिंग होती है, और उसमें एक ये ग्लास वूल होता है। ग्लास वूल जो होता है ना, रेफ्रिजरेटर के पीछे भी लगाया जाता है। ये ग्लास को छोटे छोटे फाइबर होते हैं, ये बहुत अच्छा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। अगर आप छू लेंगे तो खुजली होने लगेगी आपकी, आपने देखा शायद नहीं होगा, इंटरनेट पे अगर आप डालेंगे तो आपको दिख जाएगा। एक तरह का ऊल बना लेते हैं लेकिन ग्लास से। तो ये बहुत अच्छा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है और इसके अंदर थर्मामीटर स्टेरर यानी चलाने के लिए रखते हैं और लिक्विड वगैरह डालते हैं और फाइनल टेम्परेचर निकालकर हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस करके हम निकाल लेते हैं कि किसी की क्या स्पेसिफिक हीट वगैरह है। तो स्पेसिफिक हीट वगैरह आप निकाल सकते हो कैलोरीमीटर से, ये भी निकाल सकते हो कितना हीट का ट्रांसफर हुआ है। अब आता है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि जैसे कि मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड बन जा रहा है, बर्फ को गलाकर पानी बना रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। बर्फ को हीट करोगे तो पानी में पिघल जाएगा, अगर उसी पानी को आप हीट दोगे तो वेपर बन जाएगा। ठीक, अगर कंडेंसेशन ऑफ वेपर है, वेपर को लिक्विड में बनाना है तो कूल डाउन करना पड़ेगा, उससे हीट लेनी पड़ेगी, ठंडा करना पड़ेगा। फ्रीजिंग ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, बर्फ जैसे कि रेफ्रिजरेटर में ठंड गर्मियों में पानी से बर्फ बनाते हैं तो कूल डाउन करते हैं तो लिक्विड से सॉलिड। तो आप समझ पाए होंगे ये स्टेट चेंज है, यानी लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड या सॉलिड से लिक्विड से वेपर बना रहे हैं। हमेशा ये ध्यान रखिएगा जब भी स्टेट चेंज होती है टेम्परेचर का बदलाव नहीं होता। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जब पानी हो जाता है, उबाल रहे होते हो चाय के लिए, तो उसके बाद उसका 101 डिग्री टेम्परेचर नहीं होता, भाप बन के उड़ने लगता है तो जब तक पूरा उड़ नहीं जाएगा टेम्परेचर नहीं बदलेगा, हमेशा पकड़े रहिएगा। तो टेम्परेचर कभी नहीं चेंज होगा, चेंज इन स्टेट में। अब क्या होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है सॉरी बेटा, लेटेंट हीट होती है कि उतनी एक यूनिट मास के लिए जितनी हीट आप दे रहे हो उसका स्टेट चेंज करने के लिए, दैट इज नोन एज ए लेटेंट हीट। तो Q इज इक्वल टू ml टोटल हीट रिक्वायर्ड इन चेंजिंग द स्टेट वाली बात आ जाएगी। अब देखिए जब जब आप सॉलिड से लिक्विड बनाते हो तो उसको आप बोलते हो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जितनी हीट लगेगी उसे बोलोगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, मेल्ट हो रहा है ना सॉलिड से लिक्विड। और अगर लिक्विड से वेपर बन रहा है तो इसको बोलते हो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। ये इसलिए कि आप शब्द आए तो समझ तो पाए इसका मतलब क्या है ना, समझ पाए आप। अब देखिए क्या होता है, फिर से मैंने एक बात रखी, जो बॉडी है अगर या तो उसका टेम्परेचर बदलेगा, तो टेम्परेचर बदलेगा तो फिर स्टेट चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक ही कांड होगा, या तो टेम्परेचर बदल ले या स्टेट चेंज हो जाए। जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर नहीं बदलता, और जब टेम्परेचर चेंज होता है तो स्टेट नहीं बदलती। तो टेम्परेचर अगर बदल रहा है तो स्टेट में बदलाव नहीं होगा, उस समय फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ms डेल्टा टी। और जब स्टेट बदल रही है तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा, जैसे आइस से लिक्विड, उस समय फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो Q इज इक्वल टू ml। ये इनमें से कोई एक चीज एक बार में होती है, दोनों चीजें एक साथ नहीं घट सकती हैं, ये बात भी पकड़ती रही है। मोड ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का एक जगह से दूसरी जगह आवागमन यानी कैसे ट्रांसफर होता है इसकी बातचीत करेंगे। 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। आइए समझते हैं। पहला है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, जैसे एक मोमबत्ती क्यों जल रही है, आप लोहे की रॉड अगर लगा दीजिएगा
गया एक सिरा, तो थोड़ी देर में दूसरा सिरा काफी गर्म हो जाता है और आपको छोड़ना पड़ जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी या वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो हीट अप हो रहे हैं वो वाइब्रेशन करते हैं काफी तेजी से, और वही वाइब्रेशन वाली एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पकड़ा देते हैं वाइब्रेशन एनर्जी बगल वाले मॉलिक्यूल को। अब बगल वाला भी हिलने लगता है, वो बाजू वाले को पकड़ा देता है, ऐसे बाजू में पकड़ते पकड़ते आपके हाथ तक पहुंच जाता है गर्मी, हीट। तो ये ट्रांसफर ऑफ हीट है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होते, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह ही वाइब्रेट करते हैं। ये नहीं कि यहां का मॉलिक्यूल आपके यहां तक पहुंचा है, नहीं, वो अपनी ही जगह बस वाइब्रेशन यहां कर रहा है। तो विदाउट एनी एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर, ये आपका आता है थर्मल कंडक्शन। उसके बाद आता है थर्मल कंडक्शन के अंदर ही दो स्टेट होती है, वेरिएबल स्टेट एंड स्टेडी स्टेट। क्योंकि जब थर्मल कंडक्शन की बात करते हो, जैसे रॉड आप गर्म कर रहे थे, तो गर्म जब करते हो तो इस पूरी रॉड का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, मतलब बढ़ेगा, और जब बदल रहा होता है टेम्परेचर पूरी रॉड का, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, और ठंडी की तरफ जाते जाएंगे तो टेम्परेचर घटता जाएगा, उसको बोलते हैं वेरिएबल स्टेट। फिर ऐसी स्टेट आती है स्टेडी स्टेट, कि जब ये रॉड या ये जो मैटर है वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करता। मतलब अगर किसी पॉइंट पर 70 डिग्री का टेम्परेचर है, तो आप और हीट करोगे तो 70 डिग्री से ऊपर बढ़ेगा नहीं, ये 70 का 70 रहेगा, ये कोल्ड वाला पार्ट है कह लीजिए। तो ये जब इसकी तरफ मूव करोगे तो टेम्परेचर घटता है, 70 की जगह 50, लेकिन यहां पर 50 बना है तो 50 ही रहेगा, आप कितना भी हीट कर दो 50 से ऊपर नहीं बढ़ेगा। ऐसी स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट, है ना। यहां पर वेरिएबल स्टेट में मैटर एब्जॉर्ब करता है हीट, और यहां पर एब्जॉर्प्शन बंद कर देता है ना। अब स्टेडी स्टेट में क्या क्या खास बातें होती है वो मैंने पहले आपको बताई दी है, कि स्टेडी स्टेट के अंदर 70 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है तो वो बदलेगा नहीं, 50 वाला नहीं बदलेगा, 30 वाला नहीं बदलेगा, और जैसे जैसे कोल्डर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर फॉल करेगा। यहां पर जो क्रॉस सेक्शन होती है स्टडी स्टेट में, वो आइसोथर्मल सरफेस होती है। आइसोथर्मल का मतलब जिसका टेम्परेचर सेम हो, इस सरफेस में टेम्परेचर सेम होगा। आगे बढ़ जाएंगे तो टेम्परेचर वेरी करेगा, लेकिन टेम्परेचर सेम होगा। दिस इज अगेन आइसोथर्मल सरफेस। टेम्परेचर डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, एंड हॉट से कोल्ड की तरफ मूव करोगे तो टेम्परेचर फॉल करता है, ऑब्वियस सी बात है। और यहां पर जो क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकंड यानी क्यू बाई टी, जिसे हीट करंट भी बोलते हैं, ये कांस्टेंट रहती है। यानी क्यू बाई टी यानी हीट करंट सेम हो जाती है स्टेडी स्टेट के अंदर। जितनी हीट करंट यानी क्यू बाई टी आप देंगे, उतनी क्यू बाई टी यहां से निकल जाएगी, हीट ट्रांसमिटेड पर सेकंड। ये भी बात आप पकड़ पाए होंगे। अब थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो ये क्यूबिकल सेक्शन है, एक का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का T2 है, तो कितना हीट फ्लो करेगा एक सिरे से दूसरे सिरे पर। अगर T1 की वैल्यू T2 से बड़ी है तो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करता है। तो Q की वैल्यू KA T1 माइनस T2 T अपॉन X। ये स्मॉल t क्या है, टाइम, और K है यहां पर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, A है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, एक्स है इनके बीच का लेंथ या डिस्टेंस। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। और हीट करंट क्या होती है, H इज इक्वल टू क्यू बाई टू। जैसे मैंने बताया था कि स्टेडी स्टेट के अंदर हीट करंट फ्लो होती है, यानी हीट पर यूनिट टाइम सेम रहती है, तो क्यू बाई टी सेम रहेगा, के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। कई जगह इसको के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एल भी कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसका मतलब समझते रहिए बस। तो ये हीट करंट स्टेडी स्टेट में सेम बनी रहती है। तो और ये के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, इसको भी पकड़ के रखिए। अब अगली चीज होती है कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन में क्या होता है कि यहां पर जैसे कि आप चाय बनाने के लिए पानी रखते हैं, तो यहां पर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर होता है। जैसे कि पानी है नीचे, यहां पर जब आप गरम करेंगे तो ये जो पानी, इसकी डेंसिटी हो जाएगी कम, नीचे जो बर्नर के पास, फ्लेम के पास में जब डेंसिटी कम होगी तो बायोगेंसी वाला फोर्स लगेगा, वो ऊपर चला जाएगा वो मॉलिक्यूल गर्म होके, और जब ऊपर जाएगा तो नीचे जगह खाली होगी, तो ये ठंडे वाले मॉलिक्यूल यहां आ जाएंगे, फिर वो गर्म होंगे, जो फ्लेम लगातार गैस चालू है, गैस का बर्नर। तो ये आप देखेंगे ऐसे कन्वेक्शन करंट बन जाती है। इसको देखने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 डाला है, लाल रंग का होता है, तो अगर आप पानी में डाल दें और उसको गर्म करें तो वो लाल रंग पोटेशियम परमैंगनेट ऐसे घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। तो ये एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, आप समझे। ये कन्वेक्शन के अंदर ध्यान रखिएगा,
एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर हो रहा है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल अपनी जगह को छोड़कर ऊपर जा रहे हैं। ये बात यहां पकड़ने वाली है। पिछला वाला जो हम लोगों ने कंडक्शन देखा था उसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर नहीं हो रहा था, इसमें हो रहा है। बड़ी अच्छी बात। अब आता है रेडिएशन, ये और कमाल की बात है। देखिए जो कंडक्शन और कन्वेक्शन हमने पढ़े हैं, इसमें तो चलने के लिए मटेरियल की जरूरत, मीडियम की जरूरत पड़ती है कि मीडियम होगा तभी हम हीट ट्रांसफर हो पाएगी। रेडिएशन महाशय को तो मीडियम चाहिए ही नहीं, बिना मीडियम के ही ट्रांसफर हो जाती है। जैसे सूरज की रोशनी हम तक, धरती तक पहुंचती है, बीच में बहुत वैक्यूम है, फिर भी रेडिएशन के माध्यम से वो चली आती है। तो ये आप समझ गए, रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। सन की एनर्जी की मैंने बात कर दी। जैसे कहीं पर आग जलाएंगे और उसको ठंडक के महीने में ताप रहे हैं, तापना तो समझते हैं ना, मान लो हीटर ही जला दिए, तो हीट जो है बीच में वैक्यूम भी होगा तो भी चली आएगी आपके पास, कोई एयर की जरूरत उसको नहीं है। ये रेडिएशन की कहानी है भैया। अब ब्लैक बॉडी क्या होता है? अगर ब्लैक बॉडी पर आप कोई रेडिएशन डाल रहे हैं तो वो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ को किसी को भी नहीं छोड़ता है। ऐसा मगरमच्छ है जो खिलाओ सब खा लेता है। और अच्छी बात क्या है कि उसी ब्लैक बॉडी को अगर आप हीटअप करते हैं और अच्छी हीट, जब अच्छा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो जो रेडिएशन, जितने सारे प्रकार के रेडिएशन जो वो खाया था वही उगल देता है। यानी सारी रेडिएशन की वेवलेंथ, सारी वेवलेंथ एमिट कर देता है। इसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं पाई जाती अपने नेचर के अंदर। जो काजल आजल होता है ना, काजल क्या इंग्लिश में क्या बोलोगे याद ही नहीं आ रहा है, जो कई लोग दिवाली वाली में बनाते हैं ना दीपक में, उसका भी जो डार्क काजल होता है काले रंग का, वो ब्लैक बॉडी के काफी करीब होता है। काजल को इंग्लिश में क्या करते हैं भूल गए हम, एनीवे याद हो तो कमेंट करना। अब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की बात करते हैं, ब्लैक बॉडी के ऊपर ही बेस्ड है। तो कोई भी ब्लैक बॉडी पर सेकंड पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी रेडिएट करती है, उसका फॉर्मूला स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से मिला था। E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये है रेडिएशन एनर्जी फ्रॉम द ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और ये सिग्मा है यूनिवर्सल कांस्टेंट या स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसकी वैल्यू चाहे तो याद कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब एक लॉ और होता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब जैसा मैंने बताया कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, जब उसको टेम्परेचर हाई करते हो तो रेडिएशन करता है, सारी वेवलेंथ एमिट कर देता है जो उसने खाई है। मान लीजिए मोटे तौर पे यहां से लेकर यहां तक की वेवलेंथ का रेंज, हर तरह की कॉन्टिन्यूअस रेंज वो एनर्जी एमिट कर रहा है। ये क्या दिखा गया है? ई लेमडा, मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है। इस ग्राफ में क्या बताने की कोशिश है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओ, ये देखिए टेम्परेचर ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो क्या होता है, वो लेमडा जिसके लिए मैक्सिमम एनर्जी एमिट की जा रही है वो बढ़ जाती है। ये देखिए यहां पे लेमडा बढ़ती चली जा रही है, ई लेमडा, यानी लेमडा मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी एमिट कर रही है। ये देखिए लिखा है वेवलेंथ लेमडा corresponding टू विच एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम। यानी इस लेमडा के लिए मैक्सिमम एनर्जी जो एमिट हो रही है उसकी लेमडा की वैल्यू बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। यही बात इन्होंने लिखी है, लेमडा 1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो लेमडा 1 m इंटू टी इज इक्वल टू बी। बी है वेन्स कांस्टेंट। आप समझ पाए, ब्लैक बॉडी में जब आप हीटअप करते हो तो वो सभी तरह का वेवलेंथ एक रेंज के अंदर एमिट करता है, लेकिन वो मैक्सिमम वेवलेंथ, वो वेवलेंथ जिसके लिए मैक्सिमम एनर्जी एमिट कर रहा है उसे बोलते हैं लेमडा एम। ज्यादा टेम्परेचर पे लेमडा एम की वैल्यू ज्यादा मिलती है, हमको बड़ी मिलती है। ये वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया। अब ये लास्ट टॉपिक होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बताता है कि रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। टी नॉट क्या है? सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो जो हीट लॉस होगा पर रेट ऑफ हीट लॉस, वो कोई भी चीज अगर है उसके सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो जल्दी से ठंडी हो जाएगी। जैसे चाय आप ठंडक में रख देंगे तो 1 मिनट के अंदर ही ठंडक हो जाती है, क्योंकि चाय का टेम्परेचर मान लो 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब बाहर का टेम्परेचर ठंडक पड़ रही है तो 5-10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस, तो जल्दी से ठंडी हो जाती है। दैट इज द रीजन। और यही माइनस माइनस इसलिए कि टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा रेट ऑफ, ज्यादा हीट का ट्रांसमिशन होगा, रेडिएशन होगा। तो माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। टी नॉट क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर।
टी क्या है? बॉडी टेम्परेचर। इस तरह से पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। जाने से पहले याद दिलाऊंगा, क्लास 11th फिजिक्स के श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस और मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस से मैंने इसको बनाया है। और अच्छी बात क्या है कि केवल 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, जो आप आसानी से लगा सकते हैं। फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए भटकना नहीं है। 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। और मजबूती देने के लिए मैंने इस श्योर शॉर्ट क्वेश्चन वाले कोर्स में एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस, पूरी बुक के क्लास 11 फिजिक्स के जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, जितने एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, सबके वीडियो सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके इसमें ऐड कर दिए हैं सरल भाषा में। जैसे कि अगर आप थोड़ी मेहनत करने की ठान चुके हैं तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए, एनसीईआरटी भी देख लीजिए, धांसू रिजल्ट आ जाएगा। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाकर श्योर शॉर्ट रिजल्ट लाना चाहते हैं, वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ले लें। और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेने के लिए अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, उसको लेकर अपनी पढ़ाई को पक्का कर लीजिए, रिजल्ट को पक्का कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड लक टू यू। बाय बेटा।